तो अभी हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है, ये हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक के 3 वॉल्व है। इस वॉल्व को बोलते हैं, जो कि ईसोफेगस के ऊपर की साइड होता है, जिसको बोला जाता है क्रिकोफेरिंगल वॉल्व। क्रिकोफेरिंगल वॉल्व ये जो होता है वॉल्व ईसोफेगस के नीचे की तरफ, यानी कि स्टोमक का अपर पार्ट जो है, यहाँ जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं कार्डियक वॉल्व। और जो नीचे का भाग है, ये नीचे स्टोमक के निचले हिस्से का जो वॉल्व है, इस वॉल्व को बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व। तो 3 वॉल्व होते हैं। ये हमारी स्टोमक है, इसके ये अंदर की लेयर है, इनर लेयर पे ओपन सोर्स हो जाते हैं, यानी कि अल्सर हो जाते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। आज हम यही बात करेंगे कि स्टोमक में एसिडिटी बढ़ने के कारण, स्टोमक के इनर लेयर पर सोर्स हो जाते हैं, यानी कि घाव हो जाते हैं, उनको पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ये हो गया पेप्टिक अल्सर। अब बात करते हैं कि हमारी जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर की तरफ वॉल फाइबर होते हैं। अंदर की वॉल फाइबर जो है उस पे 10th क्रेनियल नर्व होती है। 10th क्रेनियल नर्व, जिसको स्टोमक की जो क्रेनियल नर्व है 10 नंबर की 10th क्रेनियल नर्व, जिसको वेगस नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेगस नर्व। ये वेगस नर्व होती है स्टोमक में। अब बात करते हैं कि स्टोमक में सेल्स होती है, HCl का सिक्रीशन कौन करती है, एसिडिटी क्यों बढ़ती है। दूसरा, स्टोमक में एसिडिटी बढ़ी है तो उसको कौन कम करता है, अगर स्टोमक की एसिडिटी को कम करना है तो उसको कौन कम करेगा। तो हमारे स्टोमक में एक तो होती है पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल, एक तो होती है पैराइटल सेल, दूसरी होती है गॉबलेट सेल। एक तो होती है पेप्टिक सेल, एक होती है गॉबलेट सेल। पेप्टिक सेल जो होती है वो HCl का सिक्रीशन करती है, और गॉबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। यदि स्टोमक के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन करती है गॉबलेट सेल। और अगर HCl यानी कि एसिडिटी कम हुई है, यानी कि बेसिक मीडियम होने जा रहा है, एसिडिटी कम होती जा रही है, यानी कि स्टोमक की एसिडिटी फिक्स्ड होती है, जैसे 2 अगर एसिडिटी है, 2 pH, अगर इससे कम होगी एसिडिटी मीन्स एसिडिटी बढ़ रही है, और अगर इससे ज़्यादा एसिडिटी होगी मीन्स बेसिक मीडियम बढ़ रहा है और एसिडिटी कम हो रही है। तो गॉबलेट और पैराइटल सेल एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि HCl एसिडिटी बढ़ाता है और म्यूकस जो है वो एसिडिटी को कम करता है। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? पेप्टिक अल्सर के केस में HCl जो है वो स्टोमक में बढ़ जाता है। किसके कंपैरिजन में? म्यूकस की कंपैरिजन में HCl जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। वेगस नर्व की एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है। जो वेगस नर्व होती है 10th नंबर की, वो क्यों बढ़ी हुई होती है उसकी एक्टिविटी बढ़ने का कारण होता है एसिटाइल कोलिन का बढ़ना। और एसिटाइल कोलिन जब बढ़ता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है सेल्स में, पैराइटल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण HCl का सिक्रीशन होता है, और HCl के सिक्रीशन होने के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया पेप्टिक अल्सर और HCl, पैराइटल सेल, गॉबलेट सेल, म्यूकस की कहानी। अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की। अब अगर पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी ड्रग काम आती है, बहुत सी कैटेगरी की ड्रग जो है वो काम आएगी। अब अगर बात करें सबसे पहले कि जो पेप्टिक अल्सर है
पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है एंटाएसिड। एंटाएसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला, HCl के अगेंस्ट काम करने वाली। ये एंटाएसिड जो होते हैं वो बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं। कॉमन सी बात है कि एसिड के अगेंस्ट काम करेंगे वो बेसिक सब्सटेंस ही होंगे। तो एंटाएसिड एक तो होते हैं सिस्टमिक एंटाएसिड, जो कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारी बॉडी भी वैसा ही काम करती है। सिस्टमिक एंटाएसिड का मतलब S से सिस्टमिक और S से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ये दोनों ही एंटाएसिड सिस्टमिक एंटाएसिड होते हैं। और दूसरा बात करें तो नॉन सिस्टमिक में आते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ये नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड होते हैं और ये हमारी पेप्टिक अल्सर को कम करते हैं, यानी कि ये एसिडिटी को कम करते हैं। पेप्टिक अल्सर का सीधा मतलब एसिडिटी से होता है, तो ये पेप्टिक अल्सर को कम करते हैं। अब एक बात ये है कि एल्यूमिनियम के साथ भी एक साइड इफेक्ट रहता है और मैग्नीशियम के साथ भी एक साइड इफेक्ट रहता है। एल्यूमिनियम के साथ साइड इफेक्ट रहता है कॉन्स्टिपेशन का और मैग्नीशियम के साथ साइड इफेक्ट रहता है डायरिया का। अब एल्यूमिनियम दोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को साथ में दिया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साथ में देते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रल कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट जो एंटासिड है ये फास्ट भी है, पोटेंट भी है, लेकिन इसको काम में नहीं लिया जाता या बहुत रेयर काम में लिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साइड इफेक्ट रहता है एक तो रिफ्लेक्स एसिड सीक्रेशन का। कैसे? जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, किसी की एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट देंगे तो उसकी एसिडिटी को कम करेगा, लेकिन इतना कम कर देगा कि अचानक से पैराइटल सेल्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा और एसिड सीक्रेशन बहुत जल्दी होगा, जिससे कि एकदम से फिर से एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एसिड सीक्रेशन। इसके अलावा रीबाउंड एसिड सीक्रेशन क्या होता है? जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, कोई भी एंटासिड देंगे, तो उससे क्या होता है कि पीएच जो है वो बढ़ाते हैं। पीएच बढ़ने का मतलब है एसिडिटी कम होना। तो ये जो एंटासिड हम देते हैं, तो कुछ एक एंटासिड क्या करते हैं, एसिडिटी को एकदम से बढ़ा देते हैं, एसिडिटी को एकदम से कम कर देते हैं और उसकी पीएच जो है वो 5 से भी ज़्यादा कर देते हैं। अब पीएच 5 से ज़्यादा कर देने का मतलब होता है कि भाई एसिड मीडियम जो है वो बहुत ही ऊपर चला गया है, एसिडिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई, यानी कि स्टोमक का मीडियम जो है वो बेसिक हो गया, जिसको बोला जाता है रीबाउंड एसिड सीक्रेशन। तो ये तो हो गई अपने एंटासिड की बात, कॉमन से एंटासिड। अब एक और चीज हमें यहां देखनी है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम नाम का एक साइड इफेक्ट आता है। मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम, ये किसके साथ आता है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साइड इफेक्ट है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है,
इसके 7.5% सॉल्यूशन को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 7.5% सॉल्यूशन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगली क्लास की ड्रग के बारे में। दूसरी क्लास है डिक्रीज एसिड सिक्रेशन, यानी कि वे ड्रग जो एसिड के सिक्रेशन को कम करे। जो पैराइटल सेल एसिड सिक्रेशन करती है उन सेल्स को ही इनहिबिट कर दें तो एसिड सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब जो पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल हो गई। पैराइटल सेल में एक तो हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं, H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर। इसके अलावा इस पर गैस्ट्रिन सेल होती है, गैस्ट्रिन सेल होती है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, जो एसिडिटी बढ़ाती है। तो कौन सी होगी? एक तो गैस्ट्रिन सेल, दूसरा इस जो पैराइटल सेल है इस पे एक रिसेप्टर होता है H2 रिसेप्टर। इसके अलावा इस पर मस्कैरेनिक रिसेप्टर भी होता है, M मस्कैरेनिक रिसेप्टर। इसके अलावा प्रोटॉन पंप भी होता है जिसमें पोटेशियम सेल्स के अंदर जाता है और हाइड्रोजन इसमें बाहर आता है। हाइड्रोजन बाहर आएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो पंप होता है इसको ही बोला जाता है प्रोटॉन पंप। कई बार आपने सुना होगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग, तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग अब हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को ही प्रोटॉन पंप बोला जाता है। तो एसिड सिक्रेशन को कम करना है तो इन सब की एक्टिविटी को कम कर दो, यानी कि गैस्ट्रिक सेल की एक्टिविटी को कम कर दो। H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक कर दो। मस्कैरेनिक रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक कर दो, जिससे कि और प्रोटॉन पंप जो है इसको इनहिबिट कर दो, तो एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन ये HCl के सिक्रेशन को कम करवाता है, इनहिबिट करके, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके HCl सिक्रेशन को कम करवाते हैं। तो इस सेल में अगर बात करें तो सबसे डिक्रीज एसिड सिक्रेशन वाली जो क्लास है इसमें अपन सब क्लास की बात करें तो पहली क्लास आती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन सी होती है? ये क्या करती है? इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को। एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन कम होगा तो सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। तो इसमें ड्रग आती है एक तो पायरेनजेपिन, पायरेनजेपिन, कौन सी? पायरेनजेपिन। दूसरी ड्रग आती है इसमें टेलेंजापिन, टेलेंजापिन। तो दो ड्रग हो गई, पायरेनजेपिन और टेलेंजेपिन। ये दोनों जो ड्रग है ये M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो अभी हमने बात की मस्कैरेनिक रिसेप्टर की, तो ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है एंटीकोलिनर्जिक, पायरेनजेपिन और टेलेंजेपिन। ठीक है, अब दूसरी सब क्लास की अगर बात करें तो दूसरी सब क्लास होती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। अभी अपन ने बात की H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर भी होता है पैराइटल सेल में, तो एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर। एंटी हिस्टामिनिक हो गई, ये H2 रिसेप्टर है तो इसके अगेंस्ट काम करने वाली एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर। तो ये क्या है? ये H2 ब्लॉकर है, यानी कि H2 ब्लॉकर का मतलब है H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ये ड्रग कौन कौन सी है? ये होती है सिमेंटिडीन, रेनिटिडीन, सिमेंटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन। ये तीन ड्रग जो है वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी कि एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। जो सिमेंटिडीन है ये इसके साथ एक साइड इफेक्ट रहता है, कॉमन साइड इफेक्ट है इसके साथ, एंटी एंड्रोजेनिक। ये क्या है? एंटी एंड्रोजेनिक होती है। एंटी एंड्रोजेनिक का मतलब हुआ ये इनहिबिट करती है टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को
और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कम है, मतलब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। इसलिए इस सिमेंटिडिन के साथ एंटी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट रहता है। दूसरी ड्रग होती है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन जो है वो सिमेंटिडिन से 5 टाइम बेटर ड्रग होती है, यानी कि इसका एक्शन जो है वो सिमेंटिडिन से 5 टाइम मोर होता है। और फेमोटिडिन जो है इसका एक्शन सिमेंटिडिन से 8 टाइम मोर होता है। तो ये हो गई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। अगली क्लास की अगर बात करें अपन, एक सिमेंटिडिन के साथ और भी साइड इफेक्ट रहते हैं, कॉमन है, पर एक बार एक याद रखो, बहुत है, आगे और पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। एंटी एंड्रोजेनिक, ठीक है। अब आती है सी सब क्लास। सी सब क्लास की बात करें तो सी सब क्लास है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अभी अपन ने बात की थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटॉन पंप से ही एसिड सीक्रेशन को करवाते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो HCl सीक्रेशन को प्रोटॉन पंप के थ्रू कम करते हैं, क्योंकि वो इनहिबिट कर देते हैं प्रोटॉन पंप को। तो अब अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की, तो इसमें 3 ड्रग आती है, इसको याद रखेंगे। MRE, MRI नहीं, MRE। MRE का मतलब हो गया मीसोप्रोस्टेल, मीसोप्रोस्टेल। दूसरी क्लास है रायोप्रोस्टेल। तीसरी क्लास है एन प्रोस्टेल, एन प्रोस्टेल। मीसोप्रोस्टेल, रियोप्रोस्टेल और एन प्रोस्टेल, ये 3 ड्रग जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है। और ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेट की जाती है प्रेगनेंसी में, यानी कि इन ड्रग्स को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। मीसोप्रोस्टेल, रियोप्रोस्टेल, एन प्रोस्टेल, ठीक है। अब मीजोप्रोस्टेल जो ड्रग है इसके साथ एक कॉमन साइड इफेक्ट रहता है एब्डोमिनल स्पाज्म, यानी कि उसका एब्डोमिनल पेन होता है और डायरिया भी हो सकता है। तो ये तीसरी क्लास हो गई। अब आती है चौथी, पैरेटल सेल को एसिड सीक्रेशन को कम करवाने के लिए, जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करें तो इनको PPI भी बोला जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि होती है इरिवर्सिबली। अब इनहिबिट करती है प्रोटॉन पंप को, मतलब ये हुआ कि ये इरिवर्सिबली इनहिबिशन करती है प्रोटॉन पंप का, यानी कि एक बार प्रोटॉन पंप अगर इनहिबिट हो गया तो वो वापस ओपन नहीं होगा। इस क्लास की अगर ड्रग की बात करें तो आती है ओमीप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमीप्राजोल। ये सब जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है। और सारी की सारी जो ड्रग है वो प्रो ड्रग है, ये एसिड मीडियम में जाके ड्रग में कन्वर्ट होती है। एसिड यानी कि स्टोमक में जाके ये ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। सारी की सारी प्रो ड्रग है। अब बात करते हैं अगली क्लास तीसरी, जिसको बोलेंगे हम अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग यानी कि स्टोमक की इनर लेयर पे जो सोर्स हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाली ड्रग। एक तो आती है सुक्राल फैट। कौन सी? सुक्राल फैट, मतलब कि एल्यूमिनियम फैट ऑफ सुक्रोज, जिसको सुक्राल फैट बोलते हैं। दूसरा होता है कोलोइडल बिस्मथ। कोलोइडल बिस्मथ, कोलोइडल बिस्मथ 2 ड्रग है। अब कोलोइडल बिस्मथ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके जेल में। जेल में कन्वर्ट होके अल्सर जो होता है उसको कोट कर देता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जो कि अल्सर को प्रोटेक्ट कर देगा। अगली क्लास आती है अल्सर हीलिंग एजेंट, यानी कि जो सोर्स हो गया है, जो सोर्स हो गया है उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि अल्सर हीलिंग, उसको हील करने के लिए अल्सर हीलिंग एजेंट। अल्सर हीलिंग एजेंट की बात करें तो ये एक्टिव कर देती है गॉबलेट सेल को। और गॉबलेट सेल किसका सीक्रेशन करती है? म्यूकस का। म्यूकस का सीक्रेशन होगा
तो एसिड सिक्रेशन कम यानी कि न्यूट्रल मीडियम होने को चांस रहेंगे, एसिडिटी कम होगी। जिसमें ड्रग आती है कार्बेनॉक्सोलॉन और दूसरी ड्रग होती है डी ग्लाइसराइज्ड लिक्वोराइस। ये दोनों ही जो है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है गॉबलेट सेल को और सिक्रेशन बढ़ाती है म्यूकस का। ये क्लास हो गई चौथी। अब पांचवी क्लास आती है एंटी पाइलोरिक ड्रग यानी कि जो पाइलोरिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी एसिडिटी बढ़ाते हैं, उनके अगेंस्ट काम करने वाली एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है ये। एक तो होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। तो ये चारों ड्रग एंटी बैक्टीरियल है और एंटी पाइलोरिक ड्रग है। तो अभी हमने पढ़ लिया पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये क्लास हो गई पूरी।